नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी सीनियर लेक्चरर फिजिक्स स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बारे में, वैद्युत चलन के बारे में। इलेक्ट्रिक कंडक्शन अर्थात वैद्युत चलन के बारे में हम लोगों ने इससे लेक्चर नंबर 19 में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया हुआ था और वहाँ हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है और उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी थी। आज लेक्चर नंबर 20 में हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बारे में और आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से धातुओं के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनियमित गति करते हैं, अर्थात द रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स और कंडक्टर्स। और साथ ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मीन फ्री पथ क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्य मुक्त वेग, और साथ ही श्रांति काल अर्थात रिलैक्सेशन टाइम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इन 3-4 चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चलन पार्ट 2। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित गति करते हैं। तो इनके रैंडम मोशन को समझने से पहले हमको यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल्स को समझना होगा, जानना होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है उससे कुछ अपनी अवधारणाएं हैं, उससे कुछ अपने एजम्पशंस हैं। उसके एजम्पशंस क्या हैं, चलिए यहाँ पर वो देख लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ यानी कि प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। सपोज जैसे हमारे पास में ये कोई मैटर है, मेटल मान लीजिए, इसको पदार्थ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मेटल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो हर एक पदार्थ, हर एक सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं एटम्स यानी कि परमाणु। अगर इसी को हम थोड़ा सा बड़े रूप में देखें, इस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं आइटम यानी कि परमाणु। इसको एक बड़ा सा अगर हम यहाँ पे एक आइटम बनाए, ये कहा जाएगा आइटम यानी कि परमाणु। इस तरह के हजारों लाखों आइटम से मिल करके जो है वो कोई भी पदार्थ या कोई भी जो है सब्सटेंस या कोई भी धातु या मेटल्स जो है वो बनता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ये कहता है कि एटम के अंदर मेनली 3 पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं, आपके इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये एक आवेशहीन पार्टिकल है, ये एक चार्जलेस पार्टिकल है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसकी अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि वैद्युत चालन। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन तभी होगा जब चार्ज पार्टिकल जो है मूव करेंगे, चार्ज चाहे वो नेगेटिव हो चाहे यहाँ पर पॉजिटिव हो। इसलिए न्यूट्रॉन की यहाँ हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो एटम के अंदर अभी जो हमारे पास में जो पार्टिकल है मेन वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ये भी बोलता है कि किसी एटम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं और पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर पर फोकस होता है। ये इस एटम का सेंटर है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके सेंटर के ऊपर फोकस होता है, केंद्रित होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग नाभिक। नाभिक यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। न्यूक्लियस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो केंद्रित है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आगे एजम्पशंस ये भी है कि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे अपनी अपनी ऑर्बिट में। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं। अगर ये मेटल है तो एजम्पशन तो ये होता ही है कि जो भी मेटल्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी अपनी ऑर्बिट में अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। अपनी अपनी ऑर्बिट का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में इसका चक्कर लगाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर जो है ये चक्कर लगाते रहते हैं। और ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में जो है वो कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। यानी कि न्यूक्लियस और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं उनके बीच में फोर्स काम करेगा, उसको हम बोलते हैं कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स। कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स।
अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होंगे, उसके बहुत पास में होंगे, उस पर ये फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे उन पर फोर्स की वैल्यू जो है बहुत कम होगी। तो मान लेते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो इसके ऊपर जो कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स है ये बहुत वीक होगा, बहुत क्षीण होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जो ऑर्बिट है उसको छोड़ करके ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बांधे कौन रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए जो बाध्य कर रहा है फोर्स है वो है कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स। यही एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में उसको जो है वो बांध के रखता है, उसके डिस्टेंस को तय करके रखता है। तो ये फोर्स है, यही फोर्स जो है उसको बांधे रखता है कि वो अपनी अपनी ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाएं। जब ये फोर्स वीक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके, अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल आता है। तो जितना दूर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर ये फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी, वो फोर्स बहुत वीक होगा, वो फोर्स बहुत कमजोर होगा। जब फोर्स बहुत कमजोर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि ये अपनी ऑर्बिट में घूमे, ये तुरंत ये है अपनी कक्षा से बाहर निकल करके आ जाएगा। सपोज ये अपनी कक्षा में इस तरीके से घूम रहा है, अपने ऑर्बिट में ये घूम रहा है और इसके ऊपर फोर्स बहुत कम लग रहा है क्योंकि ये बहुत दूर यहां से है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा से बाहर निकल करके इस तरफ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे एटम में घूमने के लिए फ्री है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। इस पर किसी प्रकार का फोर्स काम नहीं करेगा और ये कहीं पर भी घूम सकता है, किसी तरह भी घूम सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत कम होता है, वीक होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ जाता है और वो घूमने लग जाता है। इसी पार्टिकल्स को, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके ऊपर कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कमजोर है, बहुत, या हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये फोर्स है ही नहीं। तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट। मेटल्स के अंदर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मेटल्स के अंदर इतनी ज़्यादा संख्या में प्रोटॉन्स होते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्शन कितना ज़्यादा कितना कम होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के बहने के लिए। तो मेटल्स के अंदर इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक करंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जिनमें इनकी संख्या कम होगी वो मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट के प्रति कम सेंसिटिव होंगे, जिनमें इनकी संख्या ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। तो डिसाइड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की उसमें कितनी करंट वहां पर फ्लो होगी। अब हम लोग यहां पर यह देखते हैं कि जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आया, अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल करके आया, तो इस जगह, पहले वो यहां पर था, अब यहां से ये बाहर निकल के आ गया तो यहां पर अब जगह हो गई खाली। जब किसी अपनी स्थान से, अपने प्लेस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला आता है तो ये जो स्पेस है ये हो जाती है खाली, ये हो जाती है वैकेंट। और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जहां से हट जाता है उस फ्री स्पेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाता है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल के आ गया तो इस जगह पर जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था वहां पर हो गया फ्री स्पेस, खाली जगह हो गई, रिक्त स्थान हो गया। और उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था उतना ही वहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर उसकी जगह पर आ गया। तो इस तरह से यहां पर हम देखें कि यहां पर अब आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल करके आते जाएंगे उतनी उतनी जगहों पर, उस जगहों पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज वहां पर आता चला जाएगा। इन पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस। इसको हिंदी में बोलते हैं धनावेश या धन आयन या धन आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम लोगों ने जाना, ये वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह छोड़ देता है तो वो जिस जगह पर पहले था वहां पर जगह खाली हो जाती है, तो वहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जितना वहां से निगेटिव चार्ज बाहर गया, उतना ही पॉजिटिव चार्ज वहां पर आ जाता है। तो जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर यहां पर आया, ये जगह यहां पर खाली हो गई, इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। इनको बोला गया पॉजिटिव आयंस या धन आयन या धनावेश। अब हम लोग ये बात करते हैं कि धनावेश और पॉजिटिव आयंस क्या है और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव आयन, ये आयंस जो होते हैं काफी भारी होते हैं, काफी हैवी होते हैं, काफी हैवी होते हैं और ये अपनी स्थिति पर
कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। सपोज अगर ये आपके पास में पॉजिटिव आयन है तो ये अपनी स्थिति के दोनों ओर जो है इस तरीके से वो वाइब्रेट करेगा, ये कंपन करेगा। अगर ये वाइब्रेशन कर रहा है अपनी स्थिति में, अपनी पोजीशन में ये वाइब्रेशन कर रहा है तो उस वाइब्रेशन का अपना एम्पलीट्यूड भी होगा, और वो एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ये हैवी होते हैं, इनमें ये वाइब्रेशन करते हैं अपनी जगह पर, ये अपने स्थान पर वाइब्रेशन करते हैं और इनका एक एम्पलीट्यूड होता है, और वो एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर। अगर वाइब्रेशन है तो एम्पलीट्यूड भी होगा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयाम, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि तापमान के ऊपर। तो पॉजिटिव आयन के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने वाली हैं। पॉजिटिव आयन क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस वो आयंस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल आता है तो उस जगह पर खाली स्थान बन जाता है, उस खाली स्थान पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस, यानी कि धनावेश या धन आयन। ये जो है काफ़ी भारी होते हैं, ये अपनी जगह पर, अपनी स्थिति पर इस तरीके से जो है वाइब्रेशन करते रहते हैं। जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं एटम के अंदर वो अपनी अपनी जगह पर इस तरीके से वाइब्रेशन करते रहेंगे। अब वो वाइब्रेशन कर रहे हैं तो उनका अपना एक एम्पलीट्यूड भी होगा, कितनी फास्ट वाइब्रेशन कर रहे हैं, और उनका एम्पलीट्यूड और उनका आयाम जो है वो उस मेटल के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो उनका वाइब्रेशन भी वहां पर वेरी करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अनगिनत संख्याओं में वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर यहाँ मेटल की बात करें, ये कोई मेटल है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत पास होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, समूह में होते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनका एक समूह बन गया है, गुच्छा सा बन गया है, एक बादल सा बन गया है। तो उस ग्रुप को, गुच्छे या बादल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस यानी इलेक्ट्रॉन गैस एक नाम है समूह का, फिर इलेक्ट्रॉन के गुच्छे का, बादल का, उसको कहा गया इलेक्ट्रॉन गैस। और यहां पर जब किसी मेटल के अंदर ये नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये मोशन करते रहते हैं और ये जो है अपने सामने आने वाले पॉजिटिव आयन से ये आपस में टकराते रहते हैं। किसी भी मेटल के अंदर ये मोशन करेंगे, यहाँ पर गति करेंगे और अपने सामने आने वाले पॉजिटिव आयन से, धन आयनों से ये टकराते रहते हैं। लेकिन इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। पॉजिटिव आयंस या आपके पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स काम करता है और ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो टक्कर होने के बावजूद इस इलेक्ट्रॉन को ये मेटल छोड़ने नहीं देता है, इसके बाहर जाने नहीं देता है। ये इसके अंदर ही जो है मूवमेंट करता रहता है, गति करता रहता है। ये अट्रैक्शन फोर्स जो है इसको बांधे रहता है कि ये इसकी बाउंड्री को छोड़ करके न जाने पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इनका कोलिजन किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से यहाँ पर टकराते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं और अपने सामने आने वाले पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं। सपोज जैसे कि आपके पास में ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मोशन करता हुआ जा रहा है और ये अपने सामने आने वाले पॉजिटिव आयन से टकराया और टकराने के बाद में इसने अपना डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर लिया। अब ये पहुँच गया अपनी नई प्लेस के ऊपर। फिर ये यहाँ पर किसी अपने एक पॉजिटिव आयन से टकराएगा, फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फिर ये टकराएगा, फिर ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ये डायरेक्शन चेंज करने के पीछे रीज़न ये है कि जो इसकी टक्कर हो रही है, जो इनका कोलिजन हो रहा है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराता है, टक्कर होती है, तो ये टक्कर जो है पूरी तरीके से परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। इस कोलिजन को बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होने के कारण ये होता क्या है कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। जिस तरीके से आ रहा था, जैसे ही उससे वो टकराया,
टकरने बाद ये टक्कर, ये जो कोलिजन इतना इलास्टिक है कि ये बाउंस होता है और अपनी डायरेक्शन को ये वापस चेंज कर लेता है, इस तरफ जाएगा ये। और जैसी टक्कर होगी, इतनी इलास्टिक टक्कर होगी, इतना इलास्टिक कोलिजन होगा कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इधर चला जाएगा। किधर जाएगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि रैंडम मोशन होता है। फिर ये दूसरे पॉजिट्रॉन से टकराएगा, पॉजिट्रॉन से टकराएगा, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, फिर टकराएगा, फिर चेंज कर लेगा। इस तरीके से प्रत्येक ईच कोलिजन के बाद में अपने डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज करता हुआ चला जाएगा। और जितने भी कोलिजन्स हैं सारे के सारे जो हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, जिससे इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है लगातार। और मेटल के अंदर ये जिग जैग लाइन में मोशन करते रहते हैं। इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन, या इसी को कहा जाता है रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरीके से आड़ी टेढ़ी लाइन में यानी जिग जैग लाइन में मोशन करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेटल्स के अंदर अनियमित गति। इस गति को, इस मोशन को समझने के लिए आप जो आपके स्क्रीन के ऊपर एक एनिमेशन आ रहा है, इससे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एनिमेशन में देखिए किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलने के बाद में ये आने वाले पॉजिटिव से टकराया, उसके बाद फिर इसने डायरेक्शन चेंज किया, फिर ये टकराया, फिर डायरेक्शन चेंज किया। इस तरीके से यहाँ पर इनकी अनियमित गति हो रही है, रैंडम मोशन हो रहा है। और ये जो इसकी जो कोलिजन्स होते हैं, ईच कोलिजन्स जो होते हैं इतने इलास्टिक होते हैं कि हर डायरेक्शन के बाद, हर कोलिजन के बाद में ये अपने डायरेक्शंस को यहाँ पर चेंज कर लेंगे। और इस तरीके से जैसा कि एनिमेशन में दिख रहा है, इस तरीके से मेटल के अंदर एक अनियमित गति होती रहती है, रैंडम मोशन होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ये जाना कि किस तरीके से मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिग जैग मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। अब देखिए यहां पर एक नई समस्या आ गई है, एक नई प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ये बोलता है कि किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनों का मोशन जो होता है वही होता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों का मोशन इलेक्ट्रिक करंट है। और फ्री इलेक्ट्रॉन ये बोलता है कि रैंडम मोशन करते रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर। तो अगर हम इसको माने कि अगर ये आपके पास में कोई मेटल है, ये कोई मेटल की रॉड है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बोल रहा है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और रैंडम मोशन करते हैं। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन की थ्योरी से अगर इस मेटल को हम पकड़ें तो हमको करंट महसूस होना चाहिए, या अगर इसकी करंट या इसको हम किसी मल्टीमीटर से नापें तो हमें करंट की वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम इसको नापेंगे तो हमें 0 मिलेगा, अगर हम छुएंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद भी जो है मेटल के अंदर करंट क्यों नहीं आ रहा है? इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। सपोज ये आपके पास में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से चलना चालू किया, इसके पास में यहां पर थर्मल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी से इसने यहां पर चलना चालू किया, थर्मल एनर्जी। इस एनर्जी की ताकत से इसने चलना चालू किया। जब ये चला तो माना इसके पास में जो है वो u1 वेलोसिटी है, इसको बोला जाएगा थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि थर्मल एनर्जी से चल रहा है तो इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे थर्मल एनर्जी। तो सपोज यहां से चलना चालू किया, ये इसके पास में जो है वो थर्मल वेलोसिटी है u1। जैसे ही ये अपने सामने आने वाले पॉजिटिव आयन से टकराएगा, कोलिजन करेगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा चेंज, ये इस तरफ मोशन करेगा। जैसे इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो इसकी थर्मल वेलोसिटी भी यहां पर बदल जाएगी। डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन यहां पर चेंज हो गया, इसकी थर्मल वेलोसिटी अब हो गई u2। फिर अगला कोलिजन हुआ, अगले कोलिजन के बाद में फिर इसने अपनी जो है वो डायरेक्शन चेंज किया, अब की वेलोसिटी हो गई इसकी u3। फिर अगला कोलिजन हुआ, फिर इसने अपनी जो है डायरेक्शन को चेंज किया, अब वेलोसिटी हो गई इसकी u4। फिर इसने कोलिजन किया और इसने डायरेक्शन चेंज किया, अब की वेलोसिटी हो गई u5। यानी यहां पर हम ये
U4 U5। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कोलिजन के बाद, एवरी कोलिजन के बाद में इसकी थर्मल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो यहां पर और इस तरह के बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, अनगिनत कोलिजन्स होंगे। U5 U6 U7 U8 वेलोसिटी होती चली जाएगी, U9 U10 UN, जितने भी कोलिजन्स होंगे उतनी ही वेलोसिटी इसकी बदलती चली जाएगी। तो यहां पर नंबर 1 पॉइंट यहां पर यह है कि एवरी कोलिजन्स पर इसकी वेलोसिटी जो है वो थर्मल वेलोसिटी इसकी चेंज होगी, और वो है इसकी U1 U2 U3 डॉट 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 टू, जितने सारे कोलिजन्स हैं उतनी यहां पर इसकी थर्मल वेलोसिटी है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो थर्मल वेलोसिटी इसकी है दो कोलिजन्स के बीच में थर्मल वेलोसिटी इसकी बहुत फास्ट है, वो कम से कम है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जो इसका ऑर्डर है वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी दो कोलिजन्स के बीच में जो इसकी वेलोसिटी का जो एक ऑर्डर है 10⁵ है, यानी ये थर्मल वेलोसिटी जो है बहुत फास्ट है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज इसकी ये है, थर्ड पॉइंट इसका ये है कि किसी भी मेटल के अंदर एक डायरेक्शन में जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे डायरेक्शन से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स एवरेज रूप से इनकी संख्या बराबर होती है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आ रहे हैं, तो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी डायरेक्शन से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उन दोनों की संख्या औसतन रूप से, एवरेज रूप से आपस में बराबर होती है। तो इन 3 पॉइंट को देखते हुए कि पहली बात थर्मल वेलोसिटी, दूसरी बात है कि थर्मल वेलोसिटी इतनी फास्ट है, दो कोलिजन के बीच में कम से कम 10⁵ मीटर पर सेकंड की इसकी रफ्तार है, और तीसरा एक डायरेक्शन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या और दूसरी तरफ से आने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या औसतन रूप से, एवरेज रूप से जो है वो बराबर होती है। तो इन 3 चीज को देखते हुए इस पूरे मेटल के अंदर एवरेज वेलोसिटी जो है हो जाती है इसकी 0। यानी यहां हम कह सकते हैं कि U एवरेज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट टू UN अपॉन N। यही इसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये कि जितने कोलिजन्स हो रहे हैं, हर कोलिजन में जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उन सबको जोड़ दें और उसको जो है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे डिवाइड कर दें, तो वो मिल जाएगी आपको एवरेज वेलोसिटी, और ये होती है आपकी 0। ये होगी आपकी 0, यानी कि U एवरेज हो जाएगा आपका 0। U एवरेज आपका हो जाएगा 0। तो यहां हम लोगों ने देखा कि पहला पॉइंट कि इनकी थर्मल वेलोसिटी होती है, दूसरा पॉइंट कि दो कोलिजन्स के बीच में थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10⁵ मीटर सेकंड, 10⁵ मीटर पर सेकंड की इसकी ऑर्डर की होती है, और तीसरी बात कि इसके एक तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर उनकी एवरेज संख्या जो है वो आपस में बराबर होती है। इन 3 चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पूरे मेटल के अंदर एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है इसकी होती है 0। और जब पूरे मेटल्स के अंदर थर्मल वेलोसिटी अगर 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे मेटल्स के अंदर नेट करंट भी 0 है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसलिए आई नेट, जो हमारे पास में जो नेट करंट है पूरे मेटल के लिए, वो भी हो जाएगी आपकी 0। जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर पूरे मेटल के लिए जो है नेट करंट भी 0 है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होते हुए भी किसी भी कंडक्टर में जो है वो छूने से या नापने से करंट नहीं होती है, क्योंकि उसकी नेट करंट होती है 0, क्योंकि उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है 0। तो चलिए, अब ये तो हमको पता चल गया। अब यहां पर एक पॉइंट आया था कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, दो टक्करों के बीच की बात करी जा रही है। दो टक्करों के बीच की जो वेलोसिटी होती है ये लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड जो है, मीटर पर सेकंड की जो है ऑर्डर की होती है, कोटि की होती है। तो ये वैल्यू कैसे आई, 10⁵ मीटर पर सेकंड वैल्यू कैसे आई? तो चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं। तो इतना ये पोर्शन डिस्कार्ड करके अब उस पर बात करते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड की वैल्यू किस तरीके से वहां पर निकाली गई। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस।
इसको हम लोग बोलते हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत। इसके अनुसार यानी फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, इसके अनुसार फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो VRMS वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है VRMS इक्वल टू 3kT अपॉन m एंड इसका अंडर रूट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस के अनुसार जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके VRMS वैल्यू का फार्मूला होता है 3kT अंडर रूट 3kT अपॉन m, जहां पर VRMS ये हमारे पास में है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको बोलते हैं हिंदी में है वर्ग माध्य मूल वेग। हमारे पास में k यहां पर जो है इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आपके पास में है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। यहां पर कैपिटल T जो है वो है यहां पर रूम टेम्परेचर और इसकी वैल्यू होती है 300 केल्विन। एंड यहां पर जो स्मॉल m है, स्मॉल m यहां पर जो है मास ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम पुट कर दें तो यहां पर आप देखें तो आपको मिलेगा यहां पर VRMS इक्वल टू 3 इंटू K की वैल्यू है 1.38 टू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 300 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड इसका अंडर रूट। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहां पर मिलेगा VRMS इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे हमको यहां पर मिलेगा 1.17 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमको यहां पर आंसर मिला है इसका जो ऑर्डर है वो है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां हम कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की थर्मल वेलोसिटी यहां पर होती है। तो मैं यहां पर ये निकालने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो है ये वेलोसिटी आती है। उसका रूल यही है कि हमको जो है यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जो इसका फार्मूला होता है उसको हम यहां पर पुट करते हैं सारी वैल्यूज को, तो थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू जो निकल के आती है वो इतनी ही आती है जितना इससे पहले आपको बताई गई। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसको आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लें कि जो हमारे पास में वैल्यू निकल करके आई 25 मीटर पर सेकेंड, मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी पूरे मेटल के लिए वो होती है 0, यानी कि थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी V एवरेज वो होती है 0। ये पूरी एवरेज है, लेकिन दो कोलिजन्स के बीच में कितनी होगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दो कोलिजन्स के बीच में इतनी होगी और एवरेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। लेकिन एवरेज स्पीड जो होती है वो 0 नहीं होती है। एवरेज स्पीड जो इसकी होगी, एवरेज स्पीड जो होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड 0 नहीं हुई, एवरेज वेलोसिटी यहां पर 0 हुई। लेकिन थर्मल वेलोसिटी जो है वो दो कोलिजन्स के बीच में उसकी ऑर्डर होगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। पूरे मेटल के लिए एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 और पूरे मेटल के लिए एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मीन फ्री पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हुए दूसरे पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं और रैंडम मोशन करते रहते हैं। कुछ इस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये गया, ये पॉजिटिव आयन से टकराया, इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, इधर आया, फिर कोलिजन हुआ,
फिर डायरेक्शन चेंज किया, फिर आया, फिर इक्वलिब्रियम, फिर डायरेक्शन में चेंज किया। इस तरीके से रैंडम मोशन करता रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मोशन तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम है, लेकिन अगर दो टक्करों की बात करें, पहली टक्कर और दूसरी टक्कर यानी कि द टू सक्सेसिव कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के बीच की बात करें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जो है यहाँ पर जो डिस्टेंस जो यहाँ पर तय करी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। पूरे में तो वो रैंडम मोशन कर रहा है, पूरी जो उसकी जो वेलोसिटी वो रैंडम है, मोशन रैंडम है, लेकिन दो सक्सेसिव कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो टक्करों के बीच में, टू कोलिजन्स के बीच में जो है उसकी जो डायरेक्शन होता है, उसकी डिस्टेंस जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि टू कोलिजन्स के बीच में तय करी गई डिस्टेंस ही कहलाती है फ्री पथ, यानी कि मुक्त पथ। यानी इसको हम अगर हम लैम्डा से दिखाएं, तो लैम्डा यहां पर क्या होगा, यही होगा आपका फ्री पथ, जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त पथ। तो फ्री पथ यहां पर क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स द्वारा दो कोलिजन्स के बीच में तय करी गई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि मीन फ्री पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो यहां पर हमको यह देखना बहुत जरूरी है कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन से टकराता है तो इसकी डायरेक्शन यहां पर चेंज होती है। जब इसकी डायरेक्शन बदलेगी तो इसकी डिस्टेंस भी यहां पे बदलेगी। जरूरी नहीं कि जो डिस्टेंस यहां पर हो वही डिस्टेंस यहां पर हो। ये डिस्टेंस अगर यहां पर लैम्डा 1 है तो यहां पर हो जाएगी लैम्डा 2, यहां हो जाएगी लैम्डा 3। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल फिर लेते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं। यहां पर है, ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इसने पहला कोलिजन किया इस जगह पर, फिर इसने डायरेक्शन चेंज करी, दूसरा कोलिजन किया इस जगह पर, फिर डायरेक्शन चेंज करी इसने, तीसरा कोलिजन किया इस जगह पर, फिर डायरेक्शन चेंज करी इसने अपनी, पॉजिटिव आयन रास्ते में आते जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन बदलता जा रहा है, हर कोलिजन के बाद में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अब यहां पर आया, इसने चौथा कोलिजन किया इस तरीके से, फिर डायरेक्शन चेंज करी, यहां पर आया, इसने पांचवा कोलिजन किया इस तरीके से। कोलिजन्स तो बहुत ढेर सारे करेगा, अनगिनत कोलिजन्स करेगा, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के लेके चलते हैं कि इसने सिर्फ 5 कोलिजन्स किए, पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये कोलिजन नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना चालू हुआ। ध्यान देना इस चीज को है कि टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस की बात करी जा रही है। यहां तक कोलिजन हुआ ही नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया। कोलिजन्स पहला यहां पर हुआ, तो पहला कोलिजन और दूसरा कोलिजन, यानी दो कोलिजनों के बीच की डिस्टेंस, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस, दो क्रमागत कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस। तो इसने 5 कोलिजन्स किए। पहले कोलिजन्स में जो पहला जो कोलिजन्स हुआ, इसमें इसने डिस्टेंस तय करी लैम्डा 1, दूसरे तीसरे कोलिजन्स में इसने डिस्टेंस तय करी लैम्डा 2, तीसरे चौथे में इसने तय करी लैम्डा 3 और चौथे पांचवें तय करी इसने लैम्डा 4। यानी 5 कोलिजन्स में इसने जो है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 यहां पर डिस्टेंस तय करी। तो हमें निकालनी है इसकी एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि जब इसकी डिस्टेंस बराबर नहीं है तो हमको कैसे निकालेंगे इसकी, तो हम इसकी जो है पूरे की हम निकाल लेंगे इसकी एवरेज डिस्टेंस। यानी कि जितने सारे कोलिजन्स हुए हैं, 5 कोलिजन्स हुए, जितने सारे कोलिजन्स हुए हैं उन सबकी निकालनी पड़ेगी हमको एवरेज डिस्टेंस। तो जितने सारे कोलिजन्स हैं उन सबकी जो एवरेज डिस्टेंस है वही कहलाती है आपकी माध्य मुक्त पथ, यानी कि मीन फ्री पथ। यानी कि एवरेज डिस्टेंस ही कहलाएगी आपकी मीन फ्री पथ। तो यहां पर आपका उसको शो कहते हैं हम लोग हैं लैम्डा एम से, यानी मीन फ्री पथ, इसको दिखाते हैं हम लोग लैम्डा एम से। ये एक एवरेज होता है। तो यहां पर इसने कोलिजन कितने की, ये 5, लेकिन डिस्टेंस कितनी तय करी इसने 4, यानी यहां डिस्टेंस तय हुई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4। कितनी बार हुई, 4 बार हुई। तो ये कहलाया आपका मीन फ्री पथ लैम्डा एम। यानी ये पूरा एक एवरेज है, ये एक औसत है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हमको इसका यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ा। यानी कि जितने सारे कोलिजन्स होंगे उनकी एवरेज डिस्टेंस जो होगी वही होगी आपकी मीन फ्री पथ। और इसकी वैल्यू जो होती है लैम्डा 1 की एक्सपेरिमेंटली, वो लगभग 10⁻⁹ मीटर ऑर्डर की होती है। लगभग 10⁻⁹ मीटर ऑर्डर की डिस्टेंस इसकी होती है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, यानी श्रांति काल क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम,
रिलैक्सेशन टाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल। इसको हम लोग दिखाते हैं एक लेटर टाउ से। इसको टाउ से डिनोट किया जाता है। होता क्या श्रांति काल है, अगर यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को बनाएं इस तरीके से, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है, तो आपको पता ही है कि अब इसको आप जान चुके हैं किस तरीके से कोलिजन्स हो रहा है। ये कोलिजन्स हो रहे हैं, पहला कोलिजन्स, दूसरा कोलिजन, तीसरा कोलिजन्स, चौथा कोलिजन्स, इस तरीके से यहां पर कोलिजन्स हो रहे हैं। तो किन्हीं दो कोलिजन्स के बीच में लगे समय को, किन्हीं दो कोलिजन्स के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा लगे समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी द टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम ले रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितना समय ले रहा है यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक दो सक्सेसिव कोलिजन्स, इस टक्कर से इस टक्कर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने कितना समय तय किया, कितना यहां पर समय लगाया, उसको हम बोलते हैं श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम। यहां से यहां तक कितना लगा रिलैक्सेशन टाइम, तो हमको निकालना पड़ेगा इसका यहां पर एवरेज। तो टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है, और टाइम यहां पर कौन सा है, रिलैक्सेशन टाइम यहां पर है, RELA रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम दिखाते हैं टाउ से। तो टाइम इक्वल टू होता क्या है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां पे डिस्टेंस क्या है, यहां पे डिस्टेंस है इसका मीन फ्री पाथ। पूरे कोलिजन्स में कितना इसने डिस्टेंस तय किया, तो वो होता है मीन फ्री पाथ, यानी वो होता है आपका लैम्डा m अपॉन स्पीड। यहां पर क्या होगी, पूरी स्पीड क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी की पूरी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो थी, यानी यहां पर स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, लैम्डा m अपॉन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। लैम्डा m की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, इससे पहले आपको बताया कि 10⁻⁹ ऑर्डर की होती है, और एवरेज स्पीड इससे पहले हम लोग निकाल चुके थे, वो होती है 10⁵ ऑर्डर की। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻⁴ सेकेंड, यानी टाउ की वैल्यू, रिलेक्सेशन टाइम हमको मिल गया 10⁻⁴ सेकेंड। 10⁻⁴ सेकेंड औसतन जो है ये समय होता है दो कोलिजन्स के बीच में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तय करता है। तो इस तरीके से आज ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन का पार्ट सेकंड आपने यहां पर देखा। हम लोगों ने यहां पर बहुत सी चीज जानी। उम्मीद करता हूं कि जितना अभी तक आपको बताया है आज के सेशन में सब आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं का कंफ्यूजन है तो आप यहां पर क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन को यहां पर आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के जल्दी आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।